अगर तुमने शराफ़त से मेरी बात न मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। यह कहकर वह नशे में चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते उसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मैं अपने उस नशेड़ी भाई से यह उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फ़ौरन दरवाजे के पास आ गई और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। पूरी रात में मैंने रो रो कर गुजारी थी। दरवाज़ा पूरे दिन बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। शायद इसीलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था, वह घर तो यहाँ आसपास कोई भी घर मौजूद नहीं था। आबादी ना के बराबर थी। मुझे नहीं पता था कि वह अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते को यूँ धज्जियाँ उड़ा सकता है। अपने भाई का यह रूप देखकर मैं तड़प-तड़प कर रो रही थी, लेकिन मेरी चीख-पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। यह एक सुनसान सा इलाका था। आसपास इक्का-दुक्का घर बन रहे थे, लेकिन उसमें कोई आकर बसा नहीं था। मेरा भाई मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया था, तो मैंने कहा, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो आबादी ही नहीं है। वह कहने लगा, तभी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। मुझे वापस अपने पुराने घर जाना है। वह कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वह घर मैंने बेचकर यह खरीद लिया है। वह मुझे इस सुनसान से घर में ले आया था। वह घर हमारे पुराने घर से बड़ा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमारे यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असल मकसद भी बता दिया कि वह मुझे पाप करवाना चाहता है और मेरे ज़रिए पैसे कमाकर उन पैसों से अपनी नशे की लत पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ के मरने के बाद मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। मैं इस वक़्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख-प्यास बर्दाश्त करके मैं बेहद ही बेसद-सी हो चुकी थी। दिन में दोबारा रात हो चुकी थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक पक्की उम्र का आदमी खट्टा-खट्टा, लंबा-चौड़ा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मुझे देखकर बड़ी कमीनी-सी मुस्कुरा रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। उस इंसान ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मैं यह पाप नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुँह मांगी कीमत दी है तुम्हारी। यह कहकर वह मेरे पास आ गया। मेरी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया था। वह पीछे जाकर गिरा। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार मुझे गुस्से में था। मुझे एक गाली बक रहा था और बेड पर पटक दिया। मेरे सर बेड के किनारे पर जाकर लगा। मेरा सर इतनी ज़ोर से लगा कि मुझे चक्कर से आने लगे। में 24 घंटे से मैं भूखी थी और मुझे में इतनी ताकत नहीं थी कि सामने खड़े उस इंसान को अपना बचाव कर पाती। मैं उससे लड़ सकती। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, वह तो उम, अब बची ही नहीं थी। मेरे अपने हाथ पैर चलाए अपना बचाव करने लगी, लेकिन वह हट्टा-कट्टा मुझ पर हावी हो चुका था। मेरी आँखों में बेबसी के आँसू बह निकले। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेके उगा था। वह इंसान मेरे मुँह पर पैसे फेंक कर बड़ी नफ़रत और गिरी हुई नज़रों को देखकर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने। देख लिया अपना अंजाम। यह सिर्फ़ हम दो का समाज है लड़की। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए होती हैं। आगे से जब मैं आऊँ तो झुक कर मेरे सामने पेश आना, वरना आज से ज़्यादा बुरा हाल करूँगा तेरा। वह कमरे में से जा चुका था और मेरी आंसू मेरी आंखों से बहकर तकिया भिगोने लगे थे। वह इंसान ने जानवरों जैसा व्यवहार मेरे साथ किया था। मेरे चेहरे और बाजू पर उससे जल्दी सिगरेट बुझाए थे। उसने मेरे होठों में लहूलुहान कर दिया था। मैं रोती चिल्लाती दर्द से बिलखाती रही और मेरी तकलीफ़ पर कहर रहे लगा रहा था। यह देखकर मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सज़ा थी। मेरा जी चाह रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मैं भूख और तकलीफ़ को सह सह कर बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। तभी मेरे घटिया भाई मेरे कमरे में
आया और मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर फिर मेरे बेड को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने किसी भूखे कुत्ते की तरह वह नोट झपट लिए और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी कि मैं दरवाज़ा बजाती। बहुत देर बाद मेरा भाई मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया, मेरे सामने रखकर कहने लगा, पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मुंह पर थूक दूँ और ट्रे उठाकर उसके मुंह पर फेंक दूँ। मैं नफरत से उसकी तरफ देखा, जिसे अपने लिए किए पर जरा भी अफसोस न था। फिर मुझसे अफसोस भरी आंखों देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू यूं कैद करके अपने रखना। अगर तू आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे यह सब न करना पड़ता। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। बहनें भाई की इज्जत होती हैं, इतनी गैरत होती हैं, वह तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली गंदी आंखों को भी निकाल देते हैं। भरे बाजार में अपनी जान का दांव पर लगाकर अपनी बहन की इज्जत रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे सामने जो इंसान बैठा था वह भाई कहलाने के लायक नहीं था, जिसने अपनी ही बहन की इज्जत का सौदा कर दिया था। और उसके चेहरे पर अफसोस नाम की लकीर तक न थी, बल्कि उसके चेहरे पे चमक थी जो इतने सारे पैसे उसे एक ही रात में मिल गए थे। कितना बेगैरत हो गया था वह। मेरी आंखों में आंसू बह चले जा रहे थे, जो मेरे चेहरे पर लगे जख्मों को नमक का काम कर रहे थे। मुझे तड़प आ रहे थे, लेकिन वह शायद मेरी तकलीफ भरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। असल मौत तो उस समय हुई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे पापा की मौत उस समय हुई थी जब हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी माँ ने लोगों के जूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। ये शाम को थकी हारी आती तो घर का कामकाज करने में लगती। मैं उस समय 7 साल की थी, लेकिन मेरी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर का कामकाज संभाल लिया था। ब्रजेश भाई उस समय 12 साल का था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था और ना ही पढ़ाई लिखाई करता था। मेरी माँ ने मुझे और ब्रजेश को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मैं लगन से पढ़ाई करती, लेकिन ब्रजेश भाई को पढ़ने लिखने से कोई मतलब न था, न ही किसी काम से उसका मन लगता था। जैसे ही माँ काम पर जाती, वह भी घर से बाहर निकल जाते और पूरा दिन गली में आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता। माँ के घर आने से पहले घर आ जाता और मुझसे कहने लगता, माँ को यह मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब में मुझे टॉफ़ी निकाल कर देता। मैं भी खुशी से रख लेती। मेरी माँ से भाई की कोई शिकायत नहीं लगाती, मगर एक बार जो मेरी आँखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए। उस समय सिर्फ 12 साल का था और ये हरकत मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार रात के समय मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी जब मेरी आँख अचानक से खुल गई। तो मैंने देखा कि भाई चारपाई खाली है। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता है। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी। हम दो ही तो भाई बहन थे और फिर बहनों को भाई से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। यह तो एक नेचुरल सी बात है। मैं कमरे के से दबे पाँव बाहर आई तो भाई बाहर आंगन में पिछले चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ ही साथ खांस ले रहा था। मैं यह देखकर दम बुद्ध सी रह गई। इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा है। मैं फ़ौरन से भाई के पास गई और मुझे अपने सामने देखकर एकदम बौखला सा गया। सिगरेट के धुएं की वजह से उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं सिगरेट देख चुकी थी। मैंने उससे कहा कि अभी माँ को बताती हूँ आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ गई थी। उसने फ़ोन से सिगरेट बुझा दी और फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, माँ से कुछ मत बताना, मैं तुम्हें कल 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूँगा। चॉकलेट का सुनते ही मैं फ़ौरन मान गई। मेरी उम्र उस समय कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं बच्ची ही थी, लेकिन चॉकलेट के लालच में आ गई थी और चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह मुझे पसंद भी बहुत ही थी। उसके बाद तो भाई अपनी इस गलत रास्ते पर आगे ही बढ़ता चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, उसके बाद अपनी स्पेशल वाली सिगरेट पीने लगा।
और कुछ देर तक घर आने लगा। जब माँ सो जाती तो वह घर से बाहर निकल जाता और मुझसे कहता कि आंगन में बैठकर मेरा इंतज़ार करना। मैं जब आऊँ तो चुपके से दरवाज़ा खोल देना ताकि माँ को खबर न हो, और बदले में वह मुझे चॉकलेट ला कर देता। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस छोटे से लालच ने मुझे कितनी महंगी सज़ा मिलेगी। ये चॉकलेट मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। अगर मैं माँ को उस समय बता दिया होता तो मेरी माँ ब्रजेश भाई को उस समय रोक लेती, लेकिन मैं तो चॉकलेट के लालच में आकर अपने भाई को गलत राह पर डाल बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे समझ आंखें भी उसकी लाल थी, उसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वह घर में दाखिल होते ही आंगन की चारपाई पर ढह गया और फौरन से सो गया। अब वह 15 साल का हो चुका था और मेरी उम्र उस समय 10 साल की थी। 15 साल की उम्र में ब्रजेश भाई ने पहली बार शराब पी थी और इस बार भी भाई ने मुझे मना किया कि माँ को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आऊँगा। और फिर मैं चॉकलेट के लालच में आ गई। मैंने माँ को कुछ न बताया। भाई धीरे धीरे अब जुआ भी खेलने लगा था। जुआ जीत जाता तो मुझे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज़ है। मैं तो रोज़ भाई के लिए दुआ करती थी कि मेरा भाई आज जुआ जीत के आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसों के बस दाल रोटी ही मिल पाती थी। मेरी माँ उस जब सो जाती तो भाई घर से बाहर निकल जाता और जुआ जीत कर खूब अच्छा अच्छा खाना लेकर आता। हम दोनों मिलकर खाना खाते। जब वह 16 साल का हुआ तो मेरी माँ ने उसे एक वर्कशॉप में नौकरी लगवा दी। भाई कुछ ही घंटे नौकरी करता था, बाकी समय में वह जुआ खेलता लगता। वर्कशॉप के मालिक ने मेरी माँ के भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है और जुआ खेलता है, काम भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ को यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार मेरी माँ ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई थी। मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग गलत कामों से बचे रहो और घर बैठकर इज्जत की रोटी खाओ, लेकिन तूने खुद को किन गलत चक्करों में डाल दिया है। खुद की ज़िंदगी तूने बर्बाद कर ली है। अभी भी समय है, सुधर जा। लेकिन मेरा भाई उस समय तक नशे की बुरी तरह से आदी हो चुका था। माँ की मार पिटाई उस पर बेअसर हो चुकी थी। अब वह पूरा दिन घर पर पड़ा रहता। रात को एक पाउडर की पुड़िया लाता और कागज़ को होल बनाकर उस पाउडर को उस होल के जरिए सूंघता। वह पाउडर नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता, फिर वह दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ उसे एक बार नशा मुक्ति हॉस्पिटल ले कर गई ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन वह वहाँ से भी भाग आया। अब वह माँ की तनख्वाह भी चोरी करने लगा था। उसे जब तक नशा न मिलता वह बेचैन सा होने लगता, रोने लगता, पागल हो जाता, घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगता। अब तो मेरी माँ भी उसने जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। समय यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 22 साल का हो चुका था और मेरी उम्र 17 की हो चुकी थी। जब एक दिन भाई से पैसे मांग रही थी, माँ ने साफ मना कर दिया। वह पहले तो घर की चीज़ तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी उसे पैसे न दिए तो वह डोज न मिलने की वजह से दीवानी पर उतर आया। उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़ाने लगी, लेकिन वह माँ को छोड़ने के लिए तैयार न था। मुझे भी जोर से धक्का दिया और फर्श पर जाकर गिरी थी। वह बार बार माँ से पैसे मांग रहा था, साथ ही माँ का गला दबा रहा था, जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आती ताकि उसे माँ से छुड़वा सकूं। लेकिन उस समय तक मेरी माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। भाई का जुनून भी एकदम से ख़त्म हो गया। उसने जैसे ही माँ का गला छोड़ा, माँ का ठंडा शरीर ज़मीन पर ढेर हो गया। यह देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मैं रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाज़ा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, भगवान के लिए मुझे बचा ले, मैंने जानबूझकर माँ को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों से यह बता दिया कि माँ का गला मैंने दबाया है तो यह मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़ा देगी। क्या तुम अब मुझे मरते देख सकती हो? मैं तो अभी माँ के गम से तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? उस समय वो भी रो रहा था। उसने जो कुछ माँ के साथ किया था वह सिर्फ एक जुनून की हालत में किया था
और मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मान ली। काश ना मानी होती तो आज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ होता। लेकिन उस समय मेरे भाई को बचाने के लिए भाई की बात मान ली। हर छोटे जुर्म पर जैसे बचपन का पर्दा डालती आई थी, उसे अब पर्दे जुर्म पर भी इज्जत की चादर डाल दी और होठ सिल लिए। लेकिन इसका सिलसिला मुझे यह मिला कि उस भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। कहते हैं ना, बहनें भाइयों की जान बचा लेती हैं, लेकिन मैं अपने भाई को अपनी इज्जत वार चुकी थी। उसकी नशे की लत ने पहले मुझे मेरी माँ छीनी थी और आज इज्जत भी। वह मुझे उस मोहल्ले से निकाल कर इस सुनसान जगह पर ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई मेरे सामने नाश्ता रख कर जा चुका था। मैंने रोते सिसराते अपने पेट की आग को शांत किया था। थोड़ी देर बाद ब्रिजेश कमरे में फिर आया और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने लगा। इससे पहले ब्रिजेश मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करता मैं रोते हुए कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत करें। और फिर वही हुआ। शायद ब्रिजेश को लगा कि अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, जिसे बचाने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी। उसने सोचा होगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसीलिए उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। वह घर से बाहर चला गया। मैं कुछ देर तक कमरे में बैठी सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी इज्जत को गंवा चुकी थी, लेकिन अब मैं ब्रिजेश के जो मेरे साथ जो करने वाला था, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था। उसे जिस तरह नशे की लत थी, अब उसे पैसों की लत लग चुकी थी। अगर उसके पास पैसे न होते तो नशा कहाँ से करता, और उस पैसे को कमाने की मशीन उसने मुझे बना दिया था। अब हर रात मेरे ऊपर कयामत बीतने वाली थी। मैं हर रात वही तकलीफ़ सहने वाली थी जो आज रात सही थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, वह यह है कि यहाँ से भाग जाती हूँ, क्योंकि मैं यह पाप और जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। मैं जानती थी कि वह रात को फिर किसी को अपने साथ लेके आएगा और खुद ना करके दूसरे कमरे में सो जाएगा, और अब उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी थी। लेकिन आगे अब मैं किसी और की हवस का निशाना नहीं बनूंगी। इसीलिए मैं चादर को खुद को ढका, अपना चेहरा छुपाया और घर से निकल गई। यह एक सुनसान इलाका था। मुझे यहाँ तक मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। बस मैं अपना सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफ़र था कि ख़त्म हो ही नहीं रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही थी। रात की स्याही धीरे धीरे फैल चुकी थी और मैं चल चल कर मेरे पैर भी सूज चुके थे। तभी मुझे सामने मेन रोड नज़र आ गया, लेकिन इस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ एक दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गाड़ी को रोककर पनाह मांगूं। जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा, अपना सगाभाई मेरा रक्षक बनने के बजाय मेरा दलाल बन चुका था, मैं किसी गैर पर क्या भरोसा करती। मैं इसी सोच में गुम सुनसान सड़क पर किनारे चल रही थी जब एक पुलिस जीप मेरे पास आकर रुकी। यह देखकर मेरे सुकून की सांस लिया कि अच्छा है, मैं पुलिस वाले को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में इन्हें सब कुछ बता दूंगी। वह पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा, कहने लगा, ए लड़की, इस समय यहाँ अकेली क्या कर रही हो। मैं रोने लगी। रोते हुए सारी बात उस इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, कल तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। यह सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम छोड़ दें। वह कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं उस पुलिस जीप से फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि उस समय उस जीप में बस वही एक ऑफिसर था जो गाड़ी खुद चला रहा था। काफ़ी देर गाड़ी अलग अलग रास्तों पर दौड़ती रही, लेकिन मैं होश उस समय उड़े जब वह पुलिस जीप उसी घर के सामने जाकर रुक गई जहां मेरे भाई ने मुझे कैद कर रखा था। उस घर के बाहर कुछ और मर्द खड़े हुए थे और ब्रिजेश भी उनके साथ मौजूद था। मैंने यह देखकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कमीनी सी मुस्कान रहा था। वह गाड़ी से नीचे उतरा और एक आदमी से कहने लगा, सेठ ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। उस सेठ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़ कर नीचे उतार, फिर मुझे घूरते हुए बोला, तू मेरे कब्जे से में है लड़की, जहाँ भी भाग कर जाएगी वापस यहीं आएगी, और तेरे भागने की सज़ा जो तुझे आज मिलेगी तो अपने लिए
मौत माँगेगी मौत। यह कहकर उसने मुझे मेरे बेज़मीर भाई के सामने उस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाते हुए उस पुलिस वाले के सामने जाकर गिरी। वह पुलिस वाला कहे-कहे लगाने लगा। पुलिस वाला से वह आदमी कहने लगा, "इसे तू यहाँ वापस लाया इसीलिए पहला हक तेरा है।" मैं यह सुनकर ब्रिजेश के भाई को पुकारने लगी कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, आखिर तुम्हारा ज़मीर क्यों मुर्दा हो गया है? तुम्हारे अंदर ज़रा भी गैरत नहीं बची? शायद मेरा रोना देखकर ब्रिजेश के खून में कुछ जोश मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय एक आदमी ने जेब से पुड़िया निकाल कर उसे दी। ब्रिजेश ने की तरफ उछाल कर कहने लगा, "यह ले और दुनिया पर बादशाह बन जा।" यह कहकर वह चार मुझे घर के अंदर ले गए। ब्रिजेश घर से में के बाहर ही रहा। घर का दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत यह थी कि मुझे उस कमरे से भी डर महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे काँप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ 4 लोगों ने जुर्म किया था। उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि ब्रिजेश को किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए वह भागना नामुमकिन है। मैंने अपना अंजाम भाग जाने के तथा कोशिश करनी ही छोड़ दी। चोर और डाकू थे जिन्हें गिरोह में पुलिस में कुछ अफसर भी शामिल थे। वह नशे के लालच देकर ब्रिजेश से अब चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरे भाई अब पूरा बदमाश बन चुका था। वह नशे की पुड़िया की खातिर वह उन कुत्तों के तलवे चाटने के लिए भी तैयार हो जाता। शायद नशा ऐसी ही चीज़ है जिसे इसकी लत लग जाती है, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। मैंने अब अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाना भी छोड़ दिए थे, इसीलिए मुझे अब शक्ति भी कम कर दी थी। मगर एक दिन उस लोगों में मेरे भाई को ओवरडोज कर उन लोगों ने मेरे भाई के सामने एक ऐसी डील रखी थी जो आत्मा काँप उठे। मेरे भाई ने जब मानने से इनकार कर दिया तो वह मेरे भाई को घर में बंद करके चले गए। उस समय घर में ब्रिजेश और मैं थी। वह बार-बार गेट पीट रहा था, कह रहा था अगर मुझे डोज ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। वह तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे उसे पर तरस नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वह घर की चीज़ तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए वरना मैं मर जाऊँगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी डोज ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय ब्रिजेश की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके उसी डोज का वही जुनून सवार होने लगा था। वैसे ही जुनून जिससे उसने मेरी माँ को मार दिया था। मैं यह देखकर घबरा कर पीछे हट गई। वह कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए, मेरी डोज दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी डोज ला कर देती हूँ, तुम पहले मुझसे दूर हटकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वह मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली आई, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और फिर उस दूध में 4-5 चम्मच चूहे मारने की दवा में डाल दी और बाहर आकर कर गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा है इसमें डोज है, इसे पी लो, दुनिया के सारे गम भूल जाओ और आज़ाद हो जाओ। सारे गमों से उसने वह दूध गिलास एक घूंट में ही पी लिया। कुछ देर बाद वह सो गया, फिर कभी न उठने के लिए। आज जब वह लोग मेरे भाई ब्रिजेश के सामने बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली। वह लोग मेरे भाई से कह रहे थे कि अगर तुमने वह और डोज चाहिए तो तुम अपनी बहन के साथ रात गुजारो और वह सब कुछ करोगे जो हम उसके साथ करते हैं। यह सुनकर ब्रिजेश को गैरत में थोड़ा सा जोश मारा था। उसने यह काम करने से साफ मना कर दिया। मैं यह भी नहीं कर सकता, वह मेरी सगी बहन है। वह लोग उस डोज दिए बिना ही चले गए थे क्योंकि वह जानते थे कि अपनी लत की खातिर वह कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसी तकलीफ़ है जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग में यही बात आई कि अगर ब्रिजेश को डोज नहीं मिली तो वह यह घिनौना काम भी करने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी मेरी इज्जत तो तार-तार कर चुका था और नशा न मिलने पर वह मेरी इज्जत अपने हाथों से तार-तार करने से बाज नहीं आता और यह एक ऐसी तकलीफ़ थी जिसे मैं सह नहीं सकती थी और इसीलिए मैंने यह आज बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया था। वह यह चूहे की दवा मैंने उन लोगों को शराब में भी डाल दी। यह
जहरीली दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से यह कहकर मंगवाई थी कि घर में बहुत से चूहे हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वह पैसे जहरीली दवा ले आया, 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दिए। और ऐसा ही हुआ। वह लोग आप वापस आए और ब्रिजेश की मौत पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने कहा डोज ना मिलने पर ब्रिजेश मर गया। उन लोगों ने ब्रिजेश को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। रात को मुझे शराब लाने का कहा। मैंने वही शराब उनके सामने रख दी, जिसे पीते ही आधे घंटे में चारों चोर मर चुके थे। मुझे उनके इस काम पर कोई अफसोस नहीं था। मैं घर से बाहर निकल गई और यहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अनाथ आश्रम में छोटे छोटे अनाथ बच्चों को देखभाल करके मेरा जी बहल जाता है। मुझे बस उस समय का अफसोस है जब ब्रिजेश ने पहली बार सिगरेट पी थी और मैंने उसकी इस बात को राज रखा था। अगर मैं उसके इस राज को अपनी माँ को सामने कह देती तो शायद आज यह ना हुआ होता जो मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, नशा नशा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा होता है तो तुरंत अपने माँ बाप को बताना चाहिए।